हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं आपको, उनकी ये इक्वेशन दे रखी है। आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों पैरेलल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हो। अब वो जो इक्वल डिस्टेंस पे लाइन होगी वो कहाँ पे बनेगी? वो ऑफ कोर्स इनके सेंटर में ही बनेगी और बिल्कुल सेंटर में बनेगी। तो पहले हम वो लाइन बना लेते हैं। अब ये जो लाइन है ये ए बी लाइन और सी डी लाइन इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। इस लाइन का नाम हम पी क्यू रख लेते हैं। अब ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो इक्वल डिस्टेंस को हम इस तरह से बनाएंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक, यानी ए बी और पी क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम D1 से डिनोट कर लेते हैं। और इसी तरह से सी डी और पी क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम D2 से डिनोट कर लेते हैं। अब D1 और D2 यहां पे बराबर है। जब D1 D2 बराबर है यहां पे हमें डिस्टेंस का ही फॉर्मूला यूज करना होगा, लेकिन यहां जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो कौन होगा ये समझिए। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये होता है D इज इक्वल टू मोड के अंदर C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां पे ऊपर में ए और बी क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते क्योंकि जो लाइंस पैरेलल होती है ना उनके ए और जो बी है यानी एक्स और वाई के कोफिशिएंट है वो बिल्कुल सेम होते हैं। अब आप यहां देख रहे हो कि हमारी जो दो गिवन लाइंस हैं जो पैरेलल लाइंस हैं उनमें ऐसा लगेगा आपको कि यहां एक्स का और वाई का जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है, लेकिन ये सेम ही है। अगर मैं इस बड़ी वाली इक्वेशन जिसके यहाँ पे ये बड़े दे रखे हैं नंबर्स, इन्हें अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं इस इक्वेशन को तो x और y के कोफिशिएंट यहाँ पे सेम आ जाएंगे। मैं करके दिखा देता हूँ। ये 9x है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये प्लस ये 6y है इसे 3 से डिवाइड करेंगे, ये -7 है इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ ये इससे कट जाएगा तो देखिए 3 यहाँ से ये कट गया तो ये 3x आ गया। यहाँ लिख देते हैं इस इक्वेशन को, ये 3x आ गया। प्लस में 6 से 3 कट के यहाँ 2 आ गया, ये 2y आ गया और ये -7/3 और ये इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कीजिए आप 3x प्लस 2y, यहाँ भी 3x प्लस 2y। बस इनके जो c होते हैं ना C1 और C2 ये डिफरेंट होते हैं। अब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के पहले D1 फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे हम D2 फाइंड कर लेंगे और क्योंकि हमें ये दिया है कि ये दोनों बराबर है तो इन्हें हम इक्वेट कर देंगे, वहां से हमें ना c की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो PQ लाइन होगी क्योंकि ये भी AB के पैरेलल है और ये CD के भी पैरेलल है तो इसके जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है वो भी बिल्कुल सेम होगा, यानी PQ में 3x प्लस 2y इतना तो बिल्कुल सेम होगा। डिफरेंट क्या होगा यहाँ पे? ये जो प्लस c है, बस ये c ही डिफरेंट होगा। अब सिर्फ ये c हम फाइंड कर देंगे और इसी इक्वेशन के अंदर c की वैल्यू फिल कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। अब c की वैल्यू हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब D1 और D2 को हम इक्वेट करेंगे। तो पहले हम D1 फाइंड कर लेते हैं। तो हम लैंग्वेज में लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन AB एंड PQ, AB एंड PQ। इसे मैं D1 से डिनोट कर रहा हूं। फॉर्मूला लिखते हैं मोड C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। वैल्यू लगाते हैं। यहाँ पे AB को मैंने पहले लिखा है तो AB का जो C है वो मैं C1 ले लूँगा और PQ मैंने बाद में लिखा है तो इसका ये जो C है इसको मैं C2 ले लूँगा। तो मोड C1 यहाँ पे ये -7/3 हो गया है, -7/3 और ये माइनस C2 यहाँ पे C ही है और अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A स्क्वायर और B स्क्वायर A और B इन दोनों के सेम ही होंगे। A है यहाँ पे 3 और B है यहाँ पे 2 तो ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये प्लस में 2 का स्क्वायर हो गया। मोड के अंदर -7/3 और ये -C हो गया और अपॉन में अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 9 और 4 13, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, अंडर रूट में ये 13 हो गया। अब D1 मैंने फाइंड कर लिया, इसी तरह से मैं D2 फाइंड कर लेता हूँ। तो अब हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन CD एंड PQ, CD एंड PQ
इसे मैं D2 से डिनोट कर लूंगा। फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं, C1 माइनस C2 और अपॉन में अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। यहाँ पे C1 मैं ले लूंगा जो CD का C है और C2 मैं ले लूंगा PQ के C को। तो मोड के अंदर C1, यहाँ पे C1 हो जाएगा 6 और माइनस C2, ये C2 यहाँ पे ये C हो गया मोड, और अपॉन में A स्क्वायर B स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और प्लस में ये 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये मोड हो गया 6 माइनस C और अपॉन में अंडर रूट के अंदर अगेन 3 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर 4, इनका सम 13 आ गया, ये 13 आ गया। तो D1 और D2 मैंने फाइंड कर दिए। अब हम इनको इक्वेट कर देते हैं। तो लिखेंगे एज D1 इज इक्वल टू D2, ये हमें गिवन है। D1 की वैल्यू देखिए जो अभी अभी हमने फाइंड की है, यहाँ पे D1 है ये वाली वैल्यू, ऊपर से आप देख लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ -7/3 और माइनस C मोड के अंदर और अपॉन में ये है अंडर रूट 13। D2 की वैल्यू है मोड के अंदर 6 माइनस C अपॉन में अंडर रूट 13। दोनों तरफ आप डिनोमिनेटर में रूट 13 देख रहे हो, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये तो हो गया है कैंसिल। अब यहाँ दोनों तरफ मोड है, दोनों तरफ मोड का मतलब है कि अगर हम इसे मोड से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे प्लस और यहाँ दोनों प्लस हो सकते हैं, ये दोनों माइनस भी हो सकते हैं, या पहला प्लस और दूसरा माइनस हो सकता है, या ये माइनस और ये प्लस हो सकता है। यानी ये 4 जो केस है ना, ये 4 केस पॉसिबल हो सकते हैं। अब आपने कॉमन सेंस का यूज करना है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ प्लस में होगी, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर +2 इज इक्वल टू +2 के बराबर है और -2 इज इक्वल टू -2 के बराबर है, तो माइनस अगर दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, तो ये प्लस का 2 और प्लस का 2 ही तो हो गया। यानी माइनस माइनस लेने का कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट वो ही आएगा जो +2 और +2 का आएगा। इसी तरह अगर ये +2 है और इस तरफ -2 है और यहाँ -2 है और यहाँ पे +2 है, तो ये दोनों तो एक ही बात है ना। प्लस इधर लगाऊं मैं, चाहे मैं प्लस इधर लगाऊं, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, उनका जो रिजल्ट है वो तो सेम ही आएगा ना। तो जो 2 रिजल्ट इसमें निकल के आएंगे ना, वो या तो प्लस प्लस से आएंगे या फिर एक माइनस और एक प्लस से आएंगे। बाकी के जो 2 रिजल्ट है ना, वो भी इन्हीं के बराबर आएंगे। तो हमको जब मोड दोनों तरफ दिया होता है तो खोलकर 4 केस निकालने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमारे ये 2 ही केस बनते हैं कि एक तरफ में प्लस प्लस और एक तरफ में माइनस प्लस। जब हम यहाँ इनको मोड को खोलेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मोड से बाहर निकालेंगे तो -7/3 माइनस C इधर आ गया और इस तरफ ये 6 माइनस C आ गया। अब मेरे को क्या लेना है, एक बार तो लेना है दोनों तरफ प्लस। जब दोनों तरफ प्लस लूंगा तो ये प्लस ही रहेंगे, और एक बार लेना है मेरे को माइनस और प्लस। तो यानी लेफ्ट साइड में मैं प्लस और माइनस ले सकता हूं, प्लस और माइनस। अब इस तरफ मेरे को कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये हम पॉजिटिव ही रखेंगे, तो इसी को मैं प्लस और इसी को मैं माइनस ले लूंगा। तो यहाँ 2 केस बनते हैं, तो पहले हम प्लस वाला ले लेते हैं। जब प्लस ये रखूंगा मैं तो -7/3 और ये -C इज इक्वल टू 6 माइनस C होगा। दूसरा अगर मैं नेगेटिव लेता हूं इस चीज को तो ये माइनस इन ब्रैकेट -7/3 और ये -C और इस तरफ में 6 माइनस C। यहाँ पीछे भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं जहां दोनों जगह पे मोड था, तो आपने इसी बात को समझना है। जब दोनों तरफ मोड होता है और हम मोड को खत्म करते हैं तो जो पहले वाला जो लेफ्ट में जो चीज लिखी होती है, सिर्फ आप उसी को प्लस माइनस ले लो, वहां से जो 2 रिजल्ट आएंगे ना, वो ही आपके रिजल्ट होंगे। अब सिंप्लीफाई करते हैं और C की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 3 1 का एलसीएम आ गया है 3, ये ऊपर -7 आ गया। -3 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया है -3C। इस तरफ में ये 6 माइनस C लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 ले लिया हमने, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -7 माइनस 3C हो गया इज इक्वल टू, यहाँ 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 ये 18 हो गया और -C × 3 -3C हो गया।
अब ज़रा ध्यान से देखिए, इक्वेशन के दोनों तरफ आपको c की टर्म दिखाई दे रही है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, ये -c है, ये भी -c है। जब हम इन्हें कैंसिल कर देंगे तो अब यहाँ तो c तो बचा ही नहीं है, यानी यहाँ से तो c की कोई वैल्यू आएगी नहीं। तो ये जो केस आया है ना, इस केस के अंदर हम लिख सकते हैं कि ये नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ से तो हमारा काम नहीं बना। अब सेकंड देखिए, जब हम पहली चीज़ को माइनस ले रहे हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +7 हो गया, हर अपॉन में 3 हो गया, माइनस इनटू में ये -c, तो ये भी प्लस का हो गया, ये +c हो गया, कुछ नहीं नीचे 1 मान लिया, इज इक्वल टू यहाँ 6 - c हो गया। यहाँ सेम 3 और 1 का एलसीएम, ये 3 आ गया और ऊपर में ये 7 आ गया, ये प्लस और 3 C's 3c हो गया। इस तरफ 6 - c, कुछ नहीं है नीचे तो 1 ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 3c एज इट इज आ गया। यहाँ 6 - c को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 आ गया और 3 × -c, ये -3c आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब c को एक तरफ ले लेते हैं, यहाँ 3c है, ये इधर आएगा तो ये प्लस का 3c हो जाएगा, इज इक्वल टू नंबर एक तरफ ले लेते हैं, 18 अपनी जगह है, 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 3c 6c हो गया और 18 - 7 हो गया है 11। तो c की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है 11/6। ये सारा जो मेहनत हमने की है वो सिर्फ इस c को फाइंड करने के लिए की है। अब इस c की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में फिल कर देंगे। एक बार फिगर को देख लीजिए, ये जो ब्लू वाली लाइन है, जो लाइन PQ है, ये हमारी वो लाइन है जो इन दोनों गिवन लाइन के इक्विडिस्टेंट है। इसमें 3x + 2y यहाँ तक हमको पता था, c हमने यहाँ पे ये फाइंड कर दिया। तो अब अपना फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू 3x + 2y और प्लस c की जगह पे लिखेंगे 11/6 और इज इक्वल टू में ये 0। आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हो। अगर आप NCERT से मैच कराओगे आंसर को तो इसको हम, ये इस तरफ में सबका एलसीएम 6 आ जाएगा, तो इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ हम 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए करके दिखा देता हूँ, ये है 3x + 2y + 11/6 और दूसरी तरफ है 0। बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 18x हो गया, यहाँ 6 2 12y हो गया, यहाँ 6 6 से कट जाएगा तो सिर्फ प्लस का 11 आ जाएगा, इज इक्वल टू, और 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये 0 आ गया। तो ये आंसर आपके NCERT में आप यहाँ तक कर दोगे तो बेस्ट है, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन खत्म।